क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन सभ्यताएं ऐसी बातें कैसे जानती थी जिनका जवाब आज का विज्ञान भी पूरी तरह नहीं दे पाता? आज रात हम ठहरकर और थोड़ा गहराई से देखेंगे। स्वागत है स्लीप साइंस स्टूडियो में। इस एपिसोड में हम उन रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। अलौकिक संरचनाएं, प्राचीन ज्ञान और वे कहानियां जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि मानव इतिहास पर किसका असर था, या शायद कौन सा रहस्य अब भी छिपा है। और सबसे जरूरी बात, इन्हीं रहस्यमय कहानियों के जरिए हम जानेंगे कि मन को कैसे शांत किया जाए, रात की बेचैनी को कैसे कम करें और गहरी नींद की ओर कैसे बहें। तो आइए, आराम से बैठिए और उन रहस्यों में खो जाए जिन्हें आज भी विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया है। गिजा का पिरामिड, क्या इसका डिजाइन विज्ञान से आगे था? क्या हो अगर मैं कहूं कि गिजा का महान पिरामिड इतने सटीक माप के साथ बनाया गया कि आधुनिक इंजीनियरिंग भी उस स्तर की ज्योमेट्रिक त्रुटिहीनता को मशीनों के बिना दोहराने में संघर्ष करती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इसकी ओरिएंटेशन सच्चे उत्तर के साथ इतने सूक्ष्म अंतर पर सेट है कि अगर मानव आंख अंधेरे में एक लेजर पॉइंट भी करे तब भी इतनी स्थिरता मुश्किल है। और पिरामिड के आयामों में धरती की परिधि और पाई जैसी गणितीय स्थिरांक का अप्रत्यक्ष संबंध आज की वैज्ञानिक जिज्ञासा को और बढ़ा देता है। इसके विशाल पत्थरों का वजन 50-70 टन के बीच है, जिन्हें कई किलोमीटर दूर से लाया गया, और उनका जॉइंट आज भी इतना तंग है कि 2 ब्लेड भी बीच में नहीं घुसते, मानो किसी अदृश्य सटीक यंत्र ने उन्हें काटा हो। आधुनिक भूभौतिकीय अध्ययन बताते हैं कि इसके अंदर गर्मी के असामान्य पैटर्न और अनदेखे कक्ष मौजूद हैं, जिनकी संरचना को किसी भी ज्ञात मिस्रकालीन निर्माण उपकरण या तकनीक से समझाना कठिन है। तो सवाल ये नहीं है कि ये किसने बनाया, सवाल ये है कि उन्होंने क्या जाना था जो शायद हम आज भी नहीं जानते। नाज़का लाइंस, इतनी विशाल आकृतियां आखिर देखता कौन था? कल्पना करें कि आप धरती पर एक ऐसी सभ्यता हो जो ऐसी आकृतियां बनाती है जिन्हें देखने के लिए आपको आसमान में होना पड़े। तो क्या ये महज कला थी या कोई संकेत? नाज़का लाइंस की 1000 से अधिक आकृतियां इतनी सीधी, इतनी लंबी और इतनी ज्योमेट्रिक है कि वैज्ञानिकों के अनुसार इन्हें जमीन पर खड़े होकर सटीक रूप से बनाना लगभग असंभव है, क्योंकि इंसानी आंख दूर जाते हुए रेखाओं को घुमावदार महसूस करती है। भूविज्ञानी बताते हैं कि इन आकृतियों को बनाने के लिए जिन पत्थरों को हटाया गया उनमें लॉक्साइड था और नीचे की परत हल्की थी, जिससे ये एक प्राकृतिक नकारात्मक कसकेच जैसा बन गया। तकनीकी समझ का कमाल जो किसी प्राचीन हवाई दृश्य के बिना अकल्पनीय लगता है। आज भी वैज्ञानिक इस बात से उलझे हैं कि इतनी विशाल आकृतियां किसी धार्मिक यात्रा मार्ग, खगोलीय मानचित्र या पानी खोज प्रणाली का हिस्सा थी, लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। तो क्या इन रेखाओं का उद्देश्य मनुष्यों के लिए था या किसी ऐसे दर्शक के लिए जो ऊपर से देखता था? क्या आप यकीन करेंगे कि 1500 साल पुराने पत्थर आज की मशीन कटिंग तकनीक की बारीकियों को भी चुनौती दे सकते हैं? पूमा पंकु की एज ब्लॉक्स में 90 डिग्री के इतने परफेक्ट कोण, मिलीमीटर स्तर गहराई वाले नॉच और लेजर कट जैसी सीधी ग्रूव है कि भूवैज्ञानिक कहते हैं इनके पीछे एक अज्ञात स्तर की टूल टेक्नोलॉजी थी। इन विशिष्ट ब्लॉकों में इस्तेमाल अंडेसाइट चट्टान बेहद कठोर है, जिसके मोहन कठोरता स्तर पर स्कोर 6 है, यानी इसे इतनी चिकनी बनावट देने के लिए स्टील ग्रेड औजार चाहिए, जिनका कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता। वैज्ञानिक अध्ययन ये भी बताते हैं कि ब्लॉक्स को ऐसे जोड़ा गया है जैसे किसी आधुनिक इंजीनियरिंग इंटरलॉक सिस्टम से फिट किया गया हो, जो भूकंपरोधी सिद्धांतों से मेल खाता है, जबकि उस युग में ऐसी तकनीक का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर इन पत्थरों को बनाने वाले लोगों ने इतनी उन्नत इंजीनियरिंग विकसित की थी तो वो ज्ञान कहा गया और क्यों कभी फिर दिखाई नहीं दिया? क्या हो अगर पहली बैटरी 1800 ईस्वी में नहीं बल्कि 2000 साल पहले बनाई गई थी? बगदाद में मिली मिट्टी की ये सीलनदार पॉट, जिसमें तांबा, लोहे की छड़
और एसिडिक तरल अवशेष पाए गए, वैज्ञानिकों के अनुसार 1 वोल्ट के आसपास की धारा पैदा कर सकती थी, इतनी कि किसी धातु पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जा सके। अभी तक किसी भी प्राचीन मेसोपोटामियन ग्रंथ में बिजली के प्रयोग का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन प्रयोगशाला परीक्षण बताते हैं कि ये वस्तु पूरी तरह कार्यात्मक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह व्यवहार करती है। अधिक रोचक बात यह है कि ऐसे कई जार एक सीरीज में जोड़ने पर स्थिर करंट पैदा किया जा सकता था, और कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि ये वस्तु किसी धार्मिक अवशेष पर चमकदार परत चढ़ाने के लिए उपयोग हो सकती है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। तो क्या ये बैटरी थी, वैज्ञानिक दुर्घटना थी, या किसी ऐसी तकनीकी समझ का हिस्सा जिसका रिकॉर्ड इतिहास में कहीं रहस्यमय रूप से गायब हो गया? दिल्ली का लौह स्तंभ, जंग प्रूफ धातु का रहस्य। अगर मैं कहूं कि 1600 साल पुरानी एक धातु की स्तंभ आज तक लगभग जंग नहीं खाई, तो क्या यह विज्ञान की जीत है या किसी प्राचीन तकनीक का खोया हुआ अध्याय? दिल्ली के इस लौह स्तंभ की सतह पर एक पतली नैनोस्केल की परत बनी है जिसे मिसावटाइट कहा जाता है, और ये परत लोहे को ऑक्सीकरण से बचाती है, एक ऐसा गुण जो आधुनिक मटेरियल साइंस ने प्रयोगों के बाद समझा, लेकिन प्राचीन धातु कर्मियों ने इसे अनजाने में हासिल कर लिया था। धातु मिश्रण में फास्फोरस की असामान्य मात्रा, गर्मी उपचार की विशिष्ट विधि और उस समय के लोहे में सल्फर की कमी, ये सभी कारक मिलकर एक अविश्वसनीय परिणाम देते हैं, जिसे वैज्ञानिक रस्ट रेसिस्टेंट इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण मानते हैं। फिर भी इसकी निर्माण तकनीक इतनी जटिल है कि आधुनिक धातुकर्म इसे कॉपी करने की कोशिश में कई बार असफल रहा है, क्योंकि ये प्रक्रिया प्राकृतिक, पर्यावरणीय और मानव तकनीक के एक दुर्लभ संयोजन जैसी लगती है। तो सवाल यह है, क्या ये महज संयोग था या किसी ऐसे वैज्ञानिक ज्ञान की झलक जिसका बाकी हिस्सा इतिहास में हमेशा के लिए दब गया? स्टोनहेंज, गुरुत्व, ध्वनि और खगोलीय सटीकता का अनसुलझा समीकरण। क्या हो अगर मैं कहूं कि स्टोनहेंज सिर्फ पत्थरों का चक्र नहीं, बल्कि एक ऐसा प्राचीन वैज्ञानिक यंत्र है जिसकी कार्यप्रणाली आज भी पूरी तरह समझ नहीं आई। 25-30 टन के विशाल सरसन पत्थर और 150 किलोमीटर दूर से आए ब्लूस्टोन्स जिस तरह व्यवस्थित है, वे न केवल ग्रीष्म और शीतकालीन संक्रांति के सूर्यपथ को मिलीमीटर सटीकता से ट्रैक करते हैं, बल्कि ध्वनि की परीक्षण बताते हैं कि ब्लूस्टोन के कंपन गुण रिंगिंग स्टोन्स जैसे हैं, यानी ये प्राकृतिक ट्यूनिंग फोर्क की तरह ध्वनियों को परावर्तित करते हैं, जो किसी अनुष्ठानिक ध्वनि विज्ञान या संचार तकनीक की ओर इशारा कर सकता है। वैज्ञानिक ये भी पाते हैं कि इसका वृत्ताकार डिजाइन प्राचीन लोगों की उन्नत खगोलीय समझ दर्शाता है, जिसमें ग्रहण चक्र और चंद्रगति के संकेत छिपे हुए प्रतीत होते हैं। हालांकि स्पष्ट गणितीय सूत्र मिलना अभी बाकी है। हर अध्ययन ये संकेत देता है कि इस संरचना के पीछे केवल धार्मिक उद्देश्यों से कहीं अधिक गहरी इंजीनियरिंग थी, एक ऐसा मिश्रण जिसमें ज्यामिति, ध्वनि, खगोल और मानव मनोविज्ञान को असाधारण सामंजस्य में पिरोया गया। तो क्या स्टोनहेंज किसी सभ्यता का ऑब्जर्वेटरी था या किसी ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत का हिस्सा जिसका बाकी ज्ञान समय की धूल में समा गया? गोबेकली टेपे, सभ्यता की उत्पत्ति की डेडलाइन को चुनौती देने वाला स्मारक। कल्पना कीजिए कि आपको एक ऐसा स्मारक मिले जो सभ्यता के इतिहास को 6000 साल पीछे धकेल देता है। क्या मानवता को वास्तव में कृषि के बाद मंदिरों की जरूरत पड़ी थी, या मंदिरों ने ही कृषि को जन्म दिया? गोबेकली टेपे की विशाल आकार की चट्टानें, उन पर उकेरी गई जटिल पशुनक्काशिया और सममित वृत्ताकार संरचनाएं इस बात का संकेत देती है कि ये स्थान सामाजिक संगठन, मिथक निर्माण और सामूहिक श्रम की क्षमता के शुरुआती प्रमाणों में से एक है। और ये सब उस समय हुआ जब मनुष्य अभी भी खानाबदोश जीवन जी रहे थे। पुरातत्वविदों ने पाया कि यहाँ की पत्थर नक्काशी इतनी सूक्ष्म है कि इसे बनाने के लिए न केवल उन्नत कारीगरी बल्कि प्रतीकात्मक सोच और इंजीनियरिंग की आधारभूत समझ भी आवश्यक थी। एक ऐसा कौशल सेट जिसे इतिहासकार पहले कृषि पश्चात युग का मानते थे।
रेडियोकार्बन डेटिंग बताती है कि यह स्थल 11,600 वर्ष पुराना है, यानी आइस एज के ठीक बाद की मानवता का दिमाग अपेक्षा से कहीं अधिक प्रभावशाली था। सबसे बड़ा सवाल अभी भी खड़ा है, यदि ये दुनिया का पहला मंदिर था तो आखिर इन निर्माताओं को किसने प्रेरित किया? कोई देवी देवता, सामाजिक जरूरत, या कोई ऐसा विचार जो आज हमारे पास भी नहीं? क्या हो अगर विशाल मोई मूर्तियां सिर्फ चेहरों की कतारें ना होकर एक प्राचीन इंजीनियरिंग आधारित संदेश हो, जिसे हम आज भी पढ़ नहीं पाए? ईस्टर आइलैंड के 200 टन तक भारी पत्थरों को जिस तरह पहाड़ी खदानों से 18 किलोमीटर दूर पहुंचाया गया, वो वॉकिंग मोई हाइपोथेसा के अनुसार संभव है, जहां रस्सियों की सटीक तनाव संतुलन तकनीक से मूर्ति को आगे चलाया जाता है, जो अपने आप में मानव भौतिकी और सामूहिक बल के अद्भुत उदाहरणों में से एक है। वैज्ञानिकों ने पाया कि मोई की आंखों के सॉकेट और चौड़ी ठुड्डी जैसी विशेष डिजाइनें मूर्ति का गुरुत्व केंद्र नीचे की ओर स्थानांतरित करती है, जिससे ये संतुलित होती है। मानो निर्माताओं ने अनजाने में इंजीनियरिंग के स्थिरता नियमों को समझ लिया था। द्वीप का पूरा लेआउट, जिसमें मूर्तियां समुद्र की ओर नहीं बल्कि गांवों की तरफ देखती है, इस बात का संकेत है कि ये किसी सामाजिक ऊर्जा या संसाधन साझाकरण प्रणाली का हिस्सा था, जिसका वैज्ञानिक मॉडल आज भी पुनर्निर्मित नहीं हो पाया। तो क्या ये मूर्तियां सिर्फ पहरेदार थी, या किसी ऐसे गणितीय व सामाजिक मैपिंग का हिस्सा जिसे आधुनिक दुनिया ने अब तक डिकोड नहीं किया? सिंधु घाटी सभ्यता, उस शहर का ड्रेनेज सिस्टम जिसे आज भी कॉपी किया जाता है। क्या आपको पता है कि 4500 साल पहले की एक सभ्यता ने ऐसे जल निकासी तंत्र बनाए थे जिनकी सादगी और दक्षता को आज के शहरी इंजीनियर भी लगभग परफेक्ट मानते हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सड़कों के नीचे चलने वाली इंटरलॉक्ड ईंटों की ढलान आधारित ड्रेन लाइनें, जिनमें घरों से निकलने वाला पानी निजी पाइपों से होकर एक मुख्य संग्रह प्रणाली में जाता था, आधुनिक स्वच्छता इंजीनियरिंग के मानकों के लगभग बराबर है। और ये सब बिना किसी धातु पाइप, पंपिंग तकनीक या बड़े पैमाने की मशीनरी के। वैज्ञानिक विश्लेषण बताते हैं कि वहां उपयोग की गई ईंटों का अनुपात 1:02:04 संरचनात्मक स्थिरता का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसमें पानी के प्रवाह और दीवारों के दबाव दोनों का संतुलन स्वाभाविक रूप से शामिल हो जाता है। उनकी शहर योजना में हवा के प्राकृतिक परिसंचरण, तापमान नियंत्रण और जल संरक्षण का जो मिश्रण दिखाई देता है, वो इस बात की ओर इशारा करता है कि ये लोग पर्यावरण अनुकूल इंजीनियरिंग को सहज भाव से समझते थे, मानो उनके पास आज के सस्टेनेबिलिटी के सिद्धांत पहले से मौजूद थे। तो सवाल उठता है, इतनी उन्नत इंजीनियरिंग समझ अचानक कैसे गायब हो गई, और उसका ज्ञान किसके साथ दफन हो गया? टियोतिहुआकान, रहस्यमयी ऊर्जा सुरंगें और खनिजों की चमक। क्या आप जानकर चौंकेंगे कि टियोतिहुआकान के मंदिरों के नीचे ऐसी सुरंगें मिली हैं जिनमें चमकदार खनिज जैसे कि माइका बिछाए गए थे, जिन्हें आधुनिक इंजीनियरिंग में इंसुलेशन और रेडिएशन शील्ड के लिए उपयोग किया जाता है। माइका की उपस्थिति ये दर्शाती है कि निर्माताओं को ताप नियंत्रण और विद्युत रोध जैसे गुणों की व्यावहारिक समझ थी, जबकि उस समय की किसी भी मेसोअमेरिकन सभ्यता के पास इस खनिज को सैकड़ों किलोमीटर दूर से लाने की कोई स्पष्ट प्रणाली दर्ज नहीं है। इसके पिरामिडों का केंद्रीय मार्ग, जिसे एवेन्यू ऑफ द डेड कहा जाता है, गणितीय रूप से पृथ्वी के कुछ खगोलीय नोड्स के साथ संरेखित है। एक ऐसा अवलोकन जिसे आधुनिक खगोल पुरातत्वविद लगातार माप रहे हैं, पर अभी तक स्पष्ट व्याख्या नहीं मिल पाई। और मंदिर खंडहरों में पारे, मरकरी के अवशेष मिलना एक और रहस्य है, क्योंकि तरल पारा अत्यंत खतरनाक, दुर्लभ और निकालने में कठिन होता है। फिर भी इसे भूमिगत कक्षों में सावधानी से रखा गया, मानो इसका कोई अनुष्ठानिक या वैज्ञानिक उद्देश्य हो। इस सारी जटिलता के बावजूद कोई भी ये नहीं समझ पाया कि इन संरचनाओं में ऊर्जा डिजाइन की ये अवधारणा क्यों दिखाई देती है, और इसका वास्तविक उपयोग क्या था। नान मदोल, समुद्र पर तैरता शहर या भू इंजीनियरिंग का शुरुआती प्रयोग। कल्पना कीजिए एक ऐसा शहर
जो समुद्र की सतह पर नहीं बल्कि बेसाल्ट पत्थरों से बनी कृत्रिम द्वीपों पर खड़ा है, और जिसकी संरचना आज भी इंजीनियरों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि इसे कम जनसंख्या और सीमित संसाधनों के बावजूद कैसे बनाया गया। नान मदोल में इस्तेमाल हुए प्रिज्मेटिक बेसाल्ट ब्लॉक इतने भारी हैं कि कुछ का वजन 20-25 टन तक पहुंचता है, और वे इस तरह एक दूसरे पर रखे गए हैं मानो किसी ने समुद्र की लहरों के खिलाफ उन्हें फ्लोटिंग ग्रिड जैसी स्टेबिलिटी देने के लिए एक जटिल इंटरलॉक डिजाइन चुना हो। आधुनिक मरीन इंजीनियरिंग बताती है कि बेसाल्ट की ये संरचना तरंग ऊर्जा को तोड़कर दबाव को किनारों में वितरित करती है, एक तकनीक जिसे आज के ब्रेकवाटर सिस्टम में देखा जा सकता है। पर इस सभ्यता के पास ऐसी किसी लिखित इंजीनियरिंग का रिकॉर्ड नहीं है। भूवैज्ञानिक अध्ययन ये भी दिखाते हैं कि इस द्वीप शहर को खारे पानी के नीचे बनने वाले जैविक मटेरियल ने अतिरिक्त मजबूती दी, मानो प्रकृति स्वयं इस इंजीनियरिंग का हिस्सा बन गई हो। तो सवाल यह है, क्या यह सिर्फ रॉयल राजधानी थी या समुद्री ऊर्जा, पानी के बहाव और पर्यावरण संतुलन पर आधारित किसी भूवैज्ञानिक प्रयोगशाला का प्रारंभिक रूप? क्या आपको पता है कि ओल्मेक सभ्यता द्वारा बनाए गए 3-5 मीटर ऊंचे विशाल पत्थर शीर्ष देखने में जितने सरल लगते हैं, उनमें उतना ही गहरा गणित छिपा है। ऐसा गणित जो मानव चेहरे के अनुपात को लगभग गोल्डन रेशियो के निकट पहुंचाता है। इन मोनोलिथों में इस्तेमाल ज्वालामुखीय पत्थर, जिसे बेसाल्ट कहते हैं, कई किलोमीटर दूर की खदानों से लाया गया था, और वैज्ञानिकों का कहना है कि उनका मास और गुरुत्व केंद्र ध्यानपूर्वक संतुलित है ताकि इतना भारी सिर अपनी सतह पर स्थिर रह सके। 3D स्कैन से पता चलता है कि चेहरे की रेखाओं में माइक्रोकर्व, नाक, माथे की रेखा और गालों की संरचना में एक ऐसी समरूपता है जिसे मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से अथॉरिटी और प्रेजेंस के रूप में पहचानता है, मानो कलाकारों को चेहरे की ग्राफिकल साइकोलॉजी की सहज समझ थी। वैज्ञानिक ये सोचकर भी चकित है कि इतने विशाल ब्लॉकों को बिना धातु उपकरणों के सिर्फ घर्षण और गर्मी आधारित तकनीकों से कैसे काटा गया, जबकि बेसाल्ट की कठोरता इसे सामान्य पत्थरों से कहीं अधिक कठिन बनाती है। तो क्या ये चेहरे सिर्फ प्रतीक थे या मानव मनोविज्ञान और ज्यामिति का एक ऐसा प्रयोग जो अपने समय से सहस्राब्दियों आगे था? क्या आप यकीन करेंगे कि चिचेन इट्जा की सीढ़ियां ऐसी ध्वनि पैदा करती है जो किसी पक्षी की पुकार जैसी सुनाई देती है? और ये प्रभाव महज संयोग नहीं बल्कि उन्नत ध्वनिक इंजीनियरिंग का प्रतीक है। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि जब कोई व्यक्ति पिरामिड की सीढ़ियों के नीचे ताली बजाता है तो प्रतिध्वनि एक विशिष्ट आवृत्ति पर उछलकर क्वेट्ज़ाल, पक्षी की चहचहाट जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है, जो सीढ़ियों की ढलान, पत्थरों की दूरी और सतह की बनावट के संयुक्त प्रभाव से बनती है। पुरातत्वविद बताते हैं कि ये प्रभाव प्राकृतिक ध्वनि विज्ञान और ज्यामितीय प्रक्षेपण का इतना सूक्ष्म संयोजन है कि इसे आज के बड़े सभागार डिजाइनर भी कंप्यूटर मॉडलिंग के बिना हासिल करना कठिन मानते हैं। पिरामिड की संरचना हवा के प्रवाह को ऊपर की ओर मोड़ती है, जिससे इसकी सीढ़ियां दूर तक आवाज पहुंचाने वाली साउंड वेव गाइड जैसी काम करती है, और ये तकनीक संकेत देती है कि निर्माताओं को ध्वनि और सामुदायिक अनुष्ठानों के संबंध की गहरी समझ थी। तो क्या यह स्थान धार्मिक अनुष्ठान का केंद्र था या ध्वनि आधारित सामाजिक संचार प्रणाली का शुरुआती उदाहरण जिसे हम अब तक ठीक से समझ नहीं पाए? पेट्रा, चट्टानों में छिपी जल इंजीनियरिंग की ऐसी कला जिसे आज भी सिखाया जाता है। क्या हो अगर दुनिया के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक में बनी एक सभ्यता ने पानी को संग्रहित, मोड़ा और वितरित करने की ऐसी कला विकसित की हो जिसे आधुनिक जल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्राकृतिक दबाव नियंत्रण का उत्कृष्ट उदाहरण कहा जाता है। पेट्रा के भीतर काटकर बनाई गई सुरंगें, नहरें और क्लॉग रेजिस्टेंट चैनल ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि वे तेज बाढ़ के पानी को धीमी और नियंत्रित धारा में बदल देते हैं, जिससे शहर के भीतर मौजूद जलाशयों में लगातार आपूर्ति बनी रहे। वैज्ञानिक बताते हैं कि इन सुरंगों के मोड़, ढलान और व्यास इस तरह चुने गए हैं कि पानी में बनने वाली घूर्णी गतियां, वॉर्टिसेस, टूट जाए
जिससे मिट्टी और पत्थर जम नहीं पाते। मानो किसी ने फ्लूइड डायनामिक्स का प्रयोगात्मक ज्ञान हासिल कर लिया था। कार्बन डेटिंग और भूविश्लेषण बताते हैं कि पेट्रा का अधिकांश भाग सीधे चट्टानों में तराशा गया था, जो न सिर्फ वास्तुकला बल्कि सामग्री विज्ञान की समझ का भी अप्रतिम प्रमाण है। तो क्या ये शहर व्यापारिक केंद्र था या प्राकृतिक जल भूगोल को समझने का एक खुला विश्वविद्यालय, जिसका ज्ञान उसके निर्माताओं के साथ इतिहास में खो गया? मिस्री ओबेलिस्क 300 टन पत्थरों को उठाने की तकनीक अब भी अनसुलझी क्यों है? कल्पना करें 300-350 टन के एकल शिला ओबेलिस्क को 30 मीटर तक खड़ा करना, वो भी बिना लोहे के औजारों, पुलियों या क्रेनों के। क्या ये सामान्य तकनीक से संभव लगता है? वैज्ञानिकों ने असवान के ग्रेनाइट खदानों का अध्ययन करते हुए पाया कि अधूरा पड़ा ओबेलिस्क ये बताता है कि मिस्रवासी ग्रेनाइट को माइक्रो फ्रैक्चर बनाने के लिए गर्मी और ठंडे पानी के संयोजन का उपयोग करते थे, जिससे पत्थर टूटे बिना अपनी मूल संरचना बनाए रखते थे। लेकिन असली रहस्य यह है कि इन विशाल ओबेलिस्कों को खदान से मंदिरों तक पहुंचाने के दौरान जिन रैंप, स्लेज और स्नेहन तकनीकों के इस्तेमाल की परिकल्पना की गई है, उनमें से किसी की भी अभी तक ठोस पुरातात्विक पुष्टि नहीं मिली, जबकि भार इतना अधिक है कि इनका स्थानांतरण साधारण रस्सों व लकड़ी के लट्ठों से लगभग असंभव प्रतीत होता है। ओबेलिस्क की पॉलिशिंग और खड़ी करने की प्रक्रिया भी अत्यंत सटीक रही होगी, क्योंकि किसी भी ओर थोड़ी सी त्रुटि उसका संतुलन बिगाड़ सकती थी, जो आज के इंजीनियरिंग सिद्धांतों के अनुसार भी चुनौतीपूर्ण है। तो क्या मिस्रवासियों ने कोई ऐसी प्रणाली विकसित की थी जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए, या हम इतिहास के उस अध्याय से चूक चुके हैं जहां ये ज्ञान विस्तार से दर्ज था? तुर्की का देरिंकुयु, जमीन के नीचे 20,000 लोगों का शहर, क्या ये सिर्फ शरण स्थल था? कल्पना कीजिए एक ऐसा विशाल शहर जो धरती की सतह पर नहीं बल्कि 18 मंजिल नीचे बना हो, जहां हवा, पानी, भोजन और तापमान नियंत्रण की पूरी वैज्ञानिक व्यवस्था मौजूद हो। मानो किसी आधुनिक अंडरग्राउंड डिजाइनर ने इसे योजना बनाकर गढ़ा हो। देरिंकुयु की वेंटिलेशन शाफ्ट इतनी गहराई तक जाती है कि वैज्ञानिक बताते हैं इनका कोण और व्यास हवा के प्राकृतिक दाब सिद्धांत पर आधारित है, जिससे ताजी हवा सतह से नीचे और गर्म हवा ऊपर की ओर बहती रहती है। ये ठीक उसी तरह काम करता है जैसे आज की स्टैक इफेक्ट आधारित डिजाइनिंग। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भोजन संग्रह कक्ष, वाइन सेलर, किचन और सामुदायिक सभास्थल इतने सुव्यवस्थित हैं कि वे संकेत देते हैं कि ये स्थान केवल युद्धकालीन शरण नहीं बल्कि दीर्घकालीन जीवनयापन के लिए भी तैयार किया गया था। भूवैज्ञानिक अध्ययन दिखाते हैं कि नरम ज्वालामुखीय चट्टान टफ में इतनी विशाल संरचना काटने के लिए वेंटिलेशन और धूल निकासी की जटिल समझ जरूरी थी, जो उस समय के उपलब्ध उपकरणों से कहीं आगे की सोच दर्शाती है। तो सवाल उठता है, क्या ये शहर केवल खतरे से बचने का साधन था, या किसी ऐसी तकनीकी समझ और सामाजिक संगठन का प्रमाण जो शायद सतह की दुनिया से कहीं पहले विकसित हुआ था? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मंदिर समूह इतना बड़ा और इतना सटीक संरेखित हो सकता है कि वो लगभग पृथ्वी के खगोलीय मानचित्र जैसा दिखाई दे, मानो निर्माताओं ने धरती को एक गणितीय कैनवस के रूप में इस्तेमाल किया हो। अंकोरवाट का केंद्रीय अक्ष वसंत विषुव, स्प्रिंग एक्विनॉक्स के सूर्योदय के साथ इतनी परिपूर्णता से संरेखित है कि खगोल पुरातत्व विशेषज्ञ इसे प्राचीन सौर कैलेंडर का असाधारण उदाहरण मानते हैं। और इसकी संपूर्ण संरचना तारामंडल ड्रैको के पैटर्न से मेल खाती प्रतीत होती है। अध्ययन बताते हैं कि मंदिर की परिधि और केंद्रीय टावरों की ऊंचाई का अनुपात पृथ्वी के व्यास और विषुवतीय चक्रों से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, और यह संबंध इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी साधारण वास्तु ज्ञान से समझाना लगभग असंभव है। इसके अलावा जल रिजर्वोयर और नहर प्रणाली ऐसी फ्लूइड इंजीनियरिंग दर्शाती है जो जलस्तर नियंत्रित करके विशाल संरचना के धंसने को रोकती है। मानो इस सभ्यता को भूयांत्रिकी और खगोल विज्ञान दोनों का अद्भुत संतुलन पता था।
तो क्या अंकोरवाट सिर्फ एक धार्मिक स्थल था, या पृथ्वी, सूर्य और समय के बीच संबंधों को समझने की किसी महान गणना का भौतिक रूप, जिसे आज हम शायद ही पूरी तरह समझ पाए?